Hello, students, how are you all? I hope you all are fine. Today, we are going to continue our chapter P block elements. हाँ जी बेटा, तो आज हमने जो टॉपिक करना है दैट इज़ केमिस्ट्री ऑफ सल्फ़र एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब सल्फ़र एंड सल्फ़र के कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सल्फ़र देखते हैं। सल्फ़र बेटा फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है ना। अगर हम फ्री स्टेट की बात करें तो फ्री स्टेट की फॉर्म में, मतलब अगर हम S8 की बात करें अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में, फ्री स्टेट में ये एज अ S8 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है ना। तो एज अ फ्री स्टेट ये क्या है, वोल्केनिक रीजन्स में मिलता है। ठीक है, वोल्केनिक रीजन मतलब जहाँ पे वोल्केनोज होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं ना, वहाँ पे हमें मिलेगा। अगर हम कंबाइंड स्टेट की बात करें तो कंबाइंड स्टेट में ये कहाँ पे मिलेगा हमें, सल्फाइड या फिर सल्फेट ऑर्स की फॉर्म में मिलता है। पहले भी हमने किया है ना, मान लो PbS है या जिंक ब्लेंड होता है ZnS, तो इस फॉर्म में हमें सल्फर मिलेगा। लेकिन सल्फेट्स की फॉर्म में मान लो लेड सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, तो इस तरह की ओर्स में हमें क्या है, सल्फ़र मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं बेटा एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फ़र, मतलब सल्फ़र के एलोट्रॉप्स, मतलब कि सल्फ़र जो है कोई चीज़ बनी हो सिर्फ सल्फ़र से, और कोई चीज़ नहीं, सिर्फ सल्फ़र से बनी हो, लेकिन उसमें क्या प्रेजेंट हो, मतलब उन सभी कंपाउंड्स की या उन सभी चीज़ों की जो सभी सब्सटेंसेस की जो स्ट्रक्चर है ना वो डिफरेंट हो। ठीक है, उनको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फ़र। तो बेटा 3 एलोट्रॉप्स होते हैं सल्फ़र के। फर्स्ट इज़ रहोम्बिक सल्फ़र जिसको हम अल्फ़ा भी बोलते हैं, देन मोनोक्लिनिक सल्फ़र जिसको हम बीटा बोलते हैं, एंड देन प्लास्टिक सल्फ़र जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, अल्फ़ा, बीटा एंड डेल्टा। अब देखो हमारे पास क्या है, जो रहोम्बिक सल्फ़र होता है, ठीक है, रहोम्बिक सल्फ़र को बनाया जाता है बाय स्लोली इवेपोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ सल्फ़र इन SCS2। जो सल्फ़र होती है ना, ठीक है, सल्फ़र को हम क्या करते हैं, स्लोली हीट करते हैं। ठीक है, हीट करने से क्या होगा, उसकी इवेपोरेशन होगी, तो हम इवेपोरेटिंग करवाएंगे। देखो जो सल्फ़र है, सल्फ़र का सॉल्यूशन किस में बना होना चाहिए, CS2 में। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगी, रोहम्बिक सल्फ़र मिल जाएगी। ठीक है, जो रोहम्बिक सल्फ़र होती है ये क्या है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म है सल्फ़र की। ठीक है बेटा, एंड इसका जो कलर होता है वो ब्राइट येलो होता है। ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है S8 मॉलिक्यूल में, जैसे पक्कड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, जैसे मैंने आपको दिखाई थी, अभी भी दिखाऊंगी, पक्कड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है रोहम्बिक सल्फर की। देखो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाई हुई है ना, क्राउन भी बोलते हैं, क्राउन शेप है ना, जैसे किंग का क्राउन होता है, तो वैसे क्राउन शेप स्ट्रक्चर होती है। 5 ऊपर की तरफ, 5 नीचे, 3 नीचे की तरफ, 8 मॉलिक्यूल्स मिलके, 8 एटम्स मिलके क्या है, S8 मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, सेकंड है बीटा, मोनोक्लिनिक सल्फ़र। इसको कैसे बनाया जाता है, जब रोहम्बिक सल्फ़र होती है ना, उसकी जब मेल्टिंग करते हैं, ठीक है, पहले उसको मेल्ट करवाया जाता है, हीट करवाया जाता है, उसके बाद उसको कूल करवाया जाता है, मेल्टिंग एंड कूलिंग टिल द क्रस्ट इज़ फॉर्म्ड। तब तक मेल्ट एंड कूल, मेल्ट एंड कूल, मेल्ट एंड कूल हम करवाते जाएंगे जब तक वो उसकी क्रस्ट ना बन जाए, ऊपर की तरफ एक सरफेस ना बन जाए। ठीक है, देन इसमें क्या होता है, जो रोहम्बिक सल्फ़र होती है उसको मोनोक्लिनिक सल्फ़र में चेंज किया जाता है ऑन स्टैंडिंग, मतलब जब रेस्ट पे रख देंगे तब वो क्या है, चेंज हो जाएगी किसमें, मोनोक्लिनिक सल्फ़र में। इसका जो कलर होता है वो डल येलो होता है। रोहम्बिक का डार्क येलो था ना, ब्राइट येलो था, इसका डल येलो होता है। इट ऑल्सो फॉर्म्स एसिड मॉलिक्यूल बट विद दी डिफरेंट सिमेट्री, ये भी एसिड मॉलिक्यूल बनाता है लेकिन इसकी सिमेट्री डिफरेंट होती है। ठीक है, इसके बाद है प्लास्टिक सल्फ़र। प्लास्टिक सल्फ़र जो है, प्लास्टिक सल्फ़र कैसे बनती है, पोरिंग मोल्टन सल्फ़र इन कोल्ड वाटर। जब हम कोल्ड वाटर में जो मेल्टेड सल्फ़र है ना, रोम्बिक सल्फ़र को मेल्ट किया, देन जो मेल्टेड सल्फ़र है उसको कोल्ड वाटर में ऐड किया, कोल्ड वाटर में ऐड करने से हमें प्लास्टिक सल्फ़र मिल जाती है। ठीक है, इट हार्डन्स ऑन स्टैंडिंग, अगर हम इसको रेस्ट पे रख दें तो ये क्या है, हार्ड बन जाएगी, हार्ड हो जाती है ऑन स्टैंडिंग। ठीक है, एंड इज एमरफस फॉर्म ऑफ सल्फर। सल्फर की एमरफस फॉर्म होती है। हमने दो सॉलिड स्टेट में दो फॉर्म्स पढ़ रखी है ना, क्रिस्टलाइन एंड एमरफस, तो सल्फर की ये एमरफस फॉर्म होती है। ठीक है, इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। ऑब्वियसली एमरफस लिक्विड्स को हम एमरफस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है ना, तो इसको भी सुपर कूल्ड लिक्विड बोलेंगे। इट इज़ सल्फ़र फॉर्म, एमरफस, बस वही है कि एमरफस फॉर्म होगी सल्फ़र की। ठीक है, अब देखो ये एक तो ये S8 देखा हमने, इसके बाद है S6 साइक्लो S6 मॉलिक्यूल।
ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है S6 मॉलिक्यूल की। देन हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप 17। ठीक है, ग्रुप 17 स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 17 को क्या बोला जाता है? हैलोजेंस बोला जाता है ना। तो इसमें हम 5 एलिमेंट्स देखते हैं, जिनमें से हम स्टडी सिर्फ 4 की करेंगे। ठीक है, 5 एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। ठीक है, जिसमें से हम किसकी स्टडी नहीं करते? एस्टेटीन की स्टडी इतनी ज़्यादा नहीं की जाती, बिकॉज दिस इज़ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, तो हम सिर्फ 4 एलिमेंट्स के बारे में डीपली स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, आपको लर्न भी ये 4 ही करने हैं। देन दे आर कॉल्ड हेलोजेंस। इनको हेलोजेंस बोला जाता है बिकॉज इनको इनसे क्या है? सी सॉल्ट बनाया जाता है। हमें पता है ना, सॉल्ट, सी में सॉल्ट होता है, KCl, NaCl, है ना, उसमें Cl है, तो इनको इसलिए हेलोजन बोला जाता है क्योंकि इनको सॉल्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, इनके हेलाइड्स, मतलब इनके हम बोल सकते हैं आयंस को। ठीक है, देन है बेटा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र। ठीक है, सल्फ़र के ऑक्साइड्स की बात करते हैं। जो सल्फ़र के ऑक्साइड्स होते हैं बेटा, 4 तरह के सल्फ़र के ऑक्साइड हम पढ़ते हैं। H2SO3 सल्फरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3, देन डाईथायोनस एसिड H2S2O4। ठीक है, इसमें सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होती हैं वो आपको मैंशनड है ना। एंड देन इनकी स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर आपने ये देखनी है बेटा, जो सल्फ़र है ना, सल्फ़र क्या बना रहा है? सल्फ्यूरस एसिड में सल्फ़र ने एक डबल बॉन्ड बना रखा है ना, एक डबल बॉन्ड बना रखा है एंड 2 ऑक्सीजन के साथ HH ज्वाइंट होंगे। बस बेटा आप ये देखना कि जो हाइड्रोजन है वो क्या है? OH बनाएंगे। ठीक है, OH बनाएंगे एंड देन क्या है? अगर एक ऑक्सीजन रहता है तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग गया। वैसे तो बेटा एक डबल बॉन्ड O तो लगेगा ही लगेगा सल्फ़र के साथ। ठीक है, एक डबल बॉन्ड O लगा दो। ठीक है, बाद में जितने हाइड्रोजन बचते हैं, ठीक है, जितने हाइड्रोजन बचते हैं उनकी O के साथ बॉन्डिंग लगा दो। अगर तो हाइड्रोजन ज़्यादा है, O कम है, ठीक है, मतलब OH में से H ज़्यादा हो जाएंगे, तो H का अलग बॉन्ड बना दो। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है, हाइड्रोजन कम है, तो ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड O तो लगेगा ही लगेगा, दूसरा डबल बॉन्ड O भी लग जाएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि सल्फ़र ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा। एंड देन H2S2O3 में देखो यहाँ पे 2 सल्फ़र हैं। ठीक है, अब जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी जगह पे थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब एक ऑक्सीजन की जगह पे एक सल्फ़र है, तो वो एक सल्फ़र ऑक्सीजन की जगह पे डबल बॉन्ड O बना लेगा। क्लियर है। इसके बाद हैं पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO5। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा? ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है? H2, देखो क्या है? H2, सॉरी रजे, ये होंगे H3। ठीक है, यहाँ पे H3 कर लेना, H3SO5। इसमें क्या होता है? H3SO5 में देखो 2 तो OH लगेंगे, है ना, एक डबल बॉन्ड O लगे एंड एक क्या है? पर ऑक्सो ग्रुप लगेगा, पर ऑक्सो बॉन्ड बनेगा SOOH। ठीक है, पर ऑक्सो बॉन्ड बनेगा, इसीलिए इसको पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड ही बोला जाता है। इसको कैरोस एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मार्शल्स एसिड, इसको पर ऑक्सो डाईसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, मतलब डाईसल्फ्यूरिक एसिड की तरह है। ठीक है, लेकिन पर ऑक्सो, मतलब पर ऑक्सो, इसमें भी O के बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसमें क्या होगी रजे? 2 सल्फ़र अलग अलग बनाएंगे, 2 सल्फ़र क्या है? डबल बॉन्ड O बना रहे हैं। क्लियर है, डबल बॉन्ड O बना रहे हैं एंड इनके बीच क्या है? एक OO लगा हुआ है, जो क्या है? ब्रिजिंग का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बेटा देख लो, सल्फ़र ने एक ऑक्सीजन के साथ, सेकंड सल्फ़र ने एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रखा है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आएगा, वहाँ पे O के साथ मतलब H भी आएगा। ठीक है, H में प्रिंट हो गया, लिखा नहीं, OH भी आएगा। ठीक है, इसके बाद है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको ओलियम भी बोलते हैं। एंड रजे एक एग्ज़ाम में पूछा गया था कि व्हाट इज़ ओलियम। ठीक है, तो ओलियम का फॉर्मूला याद कर लेना, इसकी स्ट्रक्चर याद कर लेना। पर जो ऑक्सो एसिड्स है ना, मतलब जो सल्फ़र के ऑक्साइड्स हैं या ऑक्सो एसिड्स हैं, एंड इनको बेटा अच्छी तरह से कर लेना, इनको ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र बोला जाता है। तो ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फ़र की स्ट्रक्चर, इनका केमिकल फॉर्मूला एंड इसके और कोई नेम जो हैं वो अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि कई बार पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में। क्लियर है बच्चों? देखो बेटा, इनकी
जो हेलोजेंस होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये ज़्यादातर फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, ठीक है। ज़्यादा रिएक्टिविटी के कारण फ्री स्टेट में ये नहीं मिलते हैं, बिकॉज ज़्यादा रिएक्टिव होंगे तो अगर एयर में होंगे तो एयर के साथ रिएक्ट कर लेंगे, वाटर में होंगे वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, है ना। एंड अगर ये अर्थ की क्रस्ट में होंगे तो वहाँ पे रिएक्ट कर जाएंगे। इसी वजह से ये क्या है, फ्री स्टेट में बहुत कम अक्कर करते हैं, ठीक है। देन जो अगर हम फ्लोरीन की बात करें, ठीक है, फ्लोरीन है जो क्रिस्टल रॉक्स होती हैं ना, मतलब अर्थ क्रस्ट की जो रॉक्स है उसमें ज़्यादा मिलता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, कहाँ कैसे मिलेगा, वो कोई और बना के या फिर कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, ठीक है। ये 13th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। तो क्या है, कौन कौन सी ओर्स बनाता है, ये 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर्स हैं वो बनाता है। एक तो फ्लोराइट, एक क्रायोलाइट एंड एक फ्लोरो एपेटाइट, ठीक है। ये 3 तरह की ओर्स ये बनाता है, इनको आपने लर्न करना है बेटा। देन है क्लोरीन। क्लोरीन जो है ये 20th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है क्रिस्टल रॉक्स में, ठीक है। ये भी क्या है, ज़्यादातर कंबाइंड स्टेट में मिलता है, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, कार्नेलाइट, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। इन फॉर्म्स में ये क्या है, मतलब हमें मिलेगा, कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। इसके बाद है आयोडीन। आयोडीन जो है ये सी वीड्स में प्रेजेंट होती है, या फिर सॉल्ट पीटर है, चाइल्ड सॉल्ट पीटर है उसमें प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसके बाद है, अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जनरल प्रॉपर्टीज़ करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इसकी देखें तो क्या होंगी, ये क्या है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2Np5। जैसे अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्लोरीन के लिए 3, ब्रोमीन के लिए 4, आयोडीन के लिए 5 एंड एस्टेटाइन के लिए 6। तो ये इनकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको आती है बेटा। इसके बाद है हमारे पास एटॉमिक एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अगर हम एटॉमिक या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस के बारे में, रेडियस के बारे में। देखो बेटा, हमें पता है अगर हम अलॉन्ग द पीरियड जाएं तो क्या है, रेडियस डिक्रीज़ होते जाता है ना। तो इसका मतलब जो 17th ग्रुप है ना, उसका रेडियस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। अगर हम 15th ग्रुप से कंपेयर करें, 16th ग्रुप से कंपेयर करें तो इनका जो रेडियस है वो बहुत ज़्यादा कम होगा एज़ कम्पेयर टू 16, क्योंकि लॉन्ग द पीरियड रेडियस कम होते जाता है, तो इसका जो रेडियस है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएँ, डाउन द ग्रुप हमें पता है नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करते हैं, है ना। तो इसी वजह से क्या है, इनका जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है, वो इंक्रीज़ करेगा। तो अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनकी बात करें तो डाउन द ग्रुप इनका रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। लेकिन अब देखो, अगर हम इनकी बात करें, इनको कंपेयर करें 16th ग्रुप से, है ना, तब तो इनका रेडियस छोटा। लेकिन अगर हम 18th ग्रुप से कंपेयर करें तो इनका रेडियस बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता है, इनका रेडियस जो है वो स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू हेलोजेंस भी। क्यों, हमें पता है अलॉन्ग द पीरियड तो रेडियस हम क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, है ना। लेकिन हेलोजेंस क्या होते हैं, फुली फिल्ड होते हैं ना। फुली फिल्ड होने की वजह से उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं ना कि वो क्या करते हैं, वो एक्सपैंड कर जाते हैं, मतलब उनका साइज़ ज़्यादा हो जाता है रिपल्शंस की वजह से, ठीक है। देन है आयोनाइजेशन एंथैल्पीज़। आयोनाइजेशन एंथैल्पीज़ इनकी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इनमें से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करवाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्यों, बिकॉज हमें पता है इनका साइज़ बहुत छोटा है। जिनका साइज़ छोटा होता है उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करवाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है बेटा। तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज़ काफ़ी हाई होंगी एंड डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ रहा है, इसी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पीज़ कम होंगी, डिक्रीज़ होंगी। हमें पता है ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन्वर्सली रिलेटेड होती है किससे, साइज़ से। इसके बाद आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज़ के। तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज़। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज़ क्या होती हैं, इनकी बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज़ होती हैं, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमें पता है इनकी सबसे ज़्यादा होगी। फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। तो इसी वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज़ है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा हाईली नेगेटिव होती हैं, बिकॉज इनमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। ईज़िली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, जितना ईज़िली इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतनी ज़्यादा जो एनर्जी है वो रिलीज़ होगी। अगर एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी तो ज़्यादा नेगेटिव,
ठीक है। देन है इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज लेस नेगेटिव होती जाती हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज क्या होती जाएंगी, कम नेगेटिव होती जाएंगी, बिकॉज हमें पता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनका जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, बिकॉज उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्या कर रही हैं, डिक्रीज़ कर रही हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करेंगे लेने की बजाय। ठीक है। अब अगर हम बात करें इसमें एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आता है, मतलब एक्सेप्शनल केस आता है क्या, कि जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए लेकिन ज़्यादा नेगेटिव नहीं होती है, क्लोरीन से ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए लेकिन क्लोरीन से कम नेगेटिव होती है। इसका रीज़न क्या है बच्चों, इसका रीज़न ये है कि जो फ्लोरीन होता है इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इतना ज़्यादा छोटा होता है ना कि अगर एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन हो जाएगी, रिपल्शन को हम आने नहीं देना चाहते। इसी वजह से क्या है, इसका जो साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होने की वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज़ हैं वो कम नेगेटिव होती हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डिक्रीज़ करती है डाउन दी ग्रुप, है ना, तो इसी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज़ करेगी। एंड जो फ्लोरीन है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है सभी में से, ओनली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस के केस में नहीं, सभी में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, हैलोजन, फ्लोरीन। ठीक है। इसके बाद है बेटा मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें, ये वैसे तो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, ये सारे नॉन मेटल होते हैं, लेकिन डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या है, डिक्रीज़ करता है। ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है डाउन दी ग्रुप। ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा लेकिन नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होगा। इसके बाद आता है कलर। कलर देख लो बेटा, हेलोजेंस ज़्यादातर कलर्ड होते हैं। ठीक है। फ्लोरीन का कलर लाइट येलो होता है, क्लोरीन का ग्रीनिश येलो होता है। ठीक है। ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन होता है एंड आयोडीन का डार्क वायलेट कलर होता है। क्लियर है बच्चों। इसके बाद है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम कल कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।